हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हाइपर पिट्यूटरिज्म। क्लियर? हाइपर पिट्यूटरिज्म आप सभी जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो तरह की रहती है, इसके दो डिवीज़न रहते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, जबकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर? अब इस हाइपोफाइसिस वर्ड से क्या रिलेशन है? स्टार्टिंग में हम थोड़ी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेटेड एनाटॉमी को डिस्कशन करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट जो आप शायद ही जानते हो या नहीं जानते हो, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके फंक्शन और उसके हाइपर और हाइपो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पहली बात तो ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के, क्लियर, स्फेनॉइड बोन, क्लियर, आपके जो स्कल है, स्कल के अंदर स्फेनॉइड बोन और स्फेनॉइड बोन के अंदर हाइपोफाइसियल फोसा और हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर सेला टुर्सिका नामक खड्डे में स्थित रहती है। ठीक है, सेला टुर्सिका नामक कैविटी के अंदर स्थित रहती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे ये हाइपोफाइसिस है तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से ये इसके अंदर सुरक्षित रहती है, क्लियर, और हाइपोफाइसियल स्पेस में रहती है। अब इसका जो डेवलपमेंट है, क्लियर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्लियर, एक्टोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है। दूसरा, इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्री हाइपोफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर स्फेनॉइड बोन के अंदर है ना, एग्जैक्ट इसकी यदि लोकेशन की बात करें तो स्फेनॉइड बोन के अंदर हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर सेला टुर्सिका नामक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये सुरक्षित रहती है। इसके लेंथ और विड्थ की बात करें, 8 mm लेंथ रहती है, 10 mm विड्थ रहती है, और वेट की बात करें 50 मिलीग्राम, ठीक है, 500 मिलीग्राम में, क्लियर, 500 मिलीग्राम मीन्स 0.5 ग्राम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब जैसे दो पार्ट है तो एंटेरियर बड़ा होता है, पोस्टेरियर छोटा होता है। एंटेरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्लियर, और पोस्टेरियर को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्लियर। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो 70% पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है और 25% पार्ट रहता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को 3 नाम और हैं, पार्स, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ग्लैंडुलरिस, क्लियर, और पार्स एंटेरियर, क्लियर, जबकि इसको हम इसको हम क्या कहेंगे, पार्स न्यूरेलिस, या आप कह सकते हो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस तो कहते ही हो, ठीक है, ये इसका नाम है। न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टेरियर ग्लैंड का नाम है और इनके ये 3 नाम है। इसको हम पार्स एंटेरियर कह सकते हैं, तो इधर पार्स पोस्टेरियर भी कह सकते हैं, पार्स पोस्टेरियर्स, तो ये इनके दूसरे नाम हैं, क्लियर। ये हो गया एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कई हार्मोन सीक्रेट करती है। पोस्टेरियर से तो 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्लियर, और दूसरा हार्मोन रहता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर,
और दूसरा रहता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, क्लियर, ये हार्मोन रहते हैं। और एंटेरियर की बात करें तो एंटेरियर के अंदर ग्रोथ हार्मोन, ACTH, FSH, LH और भी कई तरह के हार्मोन रिलीज इसमें होते हैं, ठीक है, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से मतलब कि एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन है हाइपर पिट्यूटरिज्म। क्या कंडीशन है? हाइपर पिट्यूटरिज्म। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की बात यह है, अब क्लास शुरू होती है हमारी अब से, क्लियर। अभी तक तो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लास अब शुरू होगी, हाइपर पिट्यूटरिज्म अब शुरू होगा। तो उसके लिए फर्स्ट सेंटेंस आपको कंसंट्रेशन से याद रखना है, ध्यान रखना है मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से सुन लो कि पिट्यूटरी के फंक्शन हाइपर होने से, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन हाइपर होने से डिपेंड करता है कि कौन से हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि कौन से हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा है। ACTH का सिक्रीशन ज़्यादा है तो ये कुशिंग, थोड़ी देर बाद कुशिंग सिंड्रोम का सिम्टम निकालता है, ठीक है। ACTH ज़्यादा है तो कुशिंग सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो एक्रोमेगाली गिगेंटिज्म नाम से हो सकते हैं। TSH का सिक्रीशन यदि ज़्यादा होता है तो ये थायरॉइडिज्म क्रिएट कर सकता है, हाइपरथायरॉइडिज्म। मीन्स डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सारे हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करती है तो वो सारे हार्मोन्स अपने अपने टारगेट ऑर्गन को ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करवाएंगी और मल्टीपल सिम्टम्स आपको यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम अफेक्टेड आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब हम हाइपर पिट्यूटरिज्म की बात करते हैं तो स्पेशली हमारा जो फोकस रहता है वो इस पर रहता है, ग्रोथ हार्मोन पे। किस पे रहता है? ग्रोथ हार्मोन पे। अभी तक हमने जितनी भी डिजीज कंडीशन पढ़ी, चाहे हाइपर थायरॉइडिज्म हो, हाइपोथायरॉइडिज्म हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, एडिसन डिजीज हो, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो, ये जितनी भी डिजीज अभी तक हमने पढ़ी है उनका प्राइमरी कॉज तो ये था कि उन ग्लैंड के खुद के अंदर डिफेक्ट आना, क्लियर। लेकिन सेकेंडरी कॉज उनका ये था कि उन पे कमांड करने वाली, उन पे कंट्रोल करने वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर डिफेक्ट आना, तो वो उनके लिए सेकेंडरी कारण था, ठीक है, सेकेंडरी टाइप था। अब यहाँ पे हम हाइपर पिट्यूटरिज्म की जब बात करते हैं तो स्पेशली किसका डिस्कशन करते हैं? ग्रोथ हार्मोन का, क्लियर। और ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड क्या क्या दो बड़ी एबनॉर्मलिटीज आती हैं वो अब डिस्कस करेंगे हम, क्लियर। तो यहाँ पर हाइपर पिट्यूटरिज्म मीन्स इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। स्पेशली किस पर फोकस किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन पर, क्लियर, क्योंकि बाकी हार्मोन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए हैं, इसीलिए हमने पिट्यूटरी को लास्ट में लिया, क्योंकि पिट्यूटरी रिलेटेड ग्रोथ हार्मोन को छोड़ के बाकी जो हार्मोन्स है उनके हाइपर और हाइपो की कंडीशंस हमने देख ली है। अब ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा इंक्रीज होने से दो तरह की कंडीशंस बन सकती हैं, एक्रोमेगाली, 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 ठीक है, और दूसरी कंडीशन बन सकती है गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा तो ज़रूर आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों टाइप हो गए। अब एक्रोमेगाली, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस रखने के लिए, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यदि याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो बाद में याद करना। अभी सेकेंड ईयर और इसके लिए ज़रूरत नहीं है, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो एक ग्रोथ पैलेट होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, और उसको अपन कहते हैं एपिफाइसियल क्लोजर, ठीक है। एपिफाइसिस जो रहता है बोन्स स्कल के अंदर बोन्स जब आपस में जुड़ती हैं तो एपिफाइसियल जो है वो क्लोज हो जाता है। एपिफाइसियल क्या होता है? क्लोज होता है। तो एपिफाइसियल ग्रोथ पैलेट को क्लोज होने के पहले और बाद में उस हिसाब से इनके दो अलग टाइप रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लोजर ऑफ एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट, ठीक है, जो कि स्कल के अंदर रहती है, और इसके क्लोज होने के यदि बाद में GH का सिक्रीशन बढ़ जाए तो क्या क्रिएट करता है? एक्रोमेगाली।
और यदि इसके क्लोज होने के पहले बिफोर यदि जीएच का सिक्रेशन बढ़ जाए तो वो कहलाता है गिगेंटिज्म। मतलब कि क्लोज के बिफोर की बात करें तो बिफोर मतलब क्लोजिंग के बिफोर मतलब ये चाइल्ड एज के पहले की, तो चाइल्ड एज के पहले की कंडीशन में यदि ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो वो कहलाता है गिगेंटिज्म। और ये चीज़ अक्सर बचपन में और चाइल्डहुड में पाई जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो चाइल्डहुड से ही उसकी ग्रोथ अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती रहती है, और जो एक आदर्श अनुपात रहता है उस आदर्श अनुपात की तुलना में ये ज़्यादा अनुपात से ग्रोथ करता है। क्लियर। और एपिफाइसियल क्लोजर के बाद में मतलब कि बच्चा जब डेवलप हो जाता है और पूरा जब उसका एपिफाइसियल ग्रोथ पैलेट क्लोज हो जाती है और उसके बाद यदि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाता है तो फिर उसके अंदर जो सिम्टम आएंगे वो उसके चाइल्डहुड में नहीं आएंगे, वो उसके लाइफ के मिडिल एज में आएंगे। क्लियर। क्योंकि एपिफाइसियल प्लेट क्लोज हो गई है, तब तक तो समय हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, पर्सन बड़ा हो गया है, तो उसके लिए ये चीज़ जो रहती है वो उसके मिडिल एज में आती है। तो ये तो अक्सर चाइल्डहुड में होता है। चाइल्डहुड में जीएच के बढ़ने से गिगेंटिज्म होता है। और यहाँ के लिए भी वैसे तो मिडिल एज कह सकते हैं, मिडिल एज, लेकिन स्पेशली 20 से 30 साल 30 से 50 साल की एज में, ठीक है, यदि ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो ये चीज़ें अक्सर एडल्ट में ही होती है। मिडिल एज मतलब एडल्ट, ठीक है, तो मिडिल एज मीन्स एडल्ट। तो अक्सर ये एडल्ट के अंदर यदि ग्रोथ हार्मोन सडनली बढ़ने लग जाए धीरे धीरे, है ना, तो उसको हम कहेंगे एक्रोमेगाली। ये इसका बेसिक डिफरेंस है कॉन्सेप्ट रिलेटेड। ठीक है, तो बिफोर क्लोजर ऑफ द एपिफाइसियल पैलेट एंड आफ्टर क्लोजर ऑफ द एपिफाइसियल पैलेट, इसके लिए बिफोर यूज़ किया जाता है, इसके लिए आफ्टर यूज़ किया जाता है। ये पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा इसके अंदर ये है कि ये चाइल्डहुड के अंदर होता है, ठीक है, चाइल्डहुड में होता है, और ये एडल्ट में होता है। अभी मैंने आपको बताया एडल्ट में होता है, मिडिल एज के अंदर होता है। क्लियर, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे जुड़े हुए कुछ सिंड्रोम रहते हैं, जैसे कि कार्नी कॉम्प्लेक्स। क्लियर, MAS ये सिंड्रोम का नाम है, McCune एल्ब्राइट सिंड्रोम बोलते हैं इसको, और MEN है मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लाज्म 1 MEN 1, ठीक है। तो ये कुछ सिंड्रोम ऐसे हैं, उन सिंड्रोम के अंदर बेबी के अंदर बचपन में ही बिफोर क्लोजर ऑफ द एपिफाइसियल प्लेट क्या बढ़ जाता है, GH बढ़ जाता है और गिगेंटिज्म होता है। इसको डिटेल हम बाद में देखेंगे। गिगेंटिज्म की हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। ये क्लास हमारी रहेगी स्पेशली फोकस करेगी एक्रोमेगाली पर, ठीक है। तो आइए हम एक्रोमेगाली को हम डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज द एक्रोमेगाली? तो हाइपर पिट्यूटरिज्म के अंदर दो कंडीशन हमने देखी थी, एक्रोमेगाली और दूसरी गिगेंटिज्म। क्लियर, तो एक्रोमेगाली को हम डिटेल में देखेंगे। एक्रोमेगाली रिलेटेड इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे? तो इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। इसके अंदर अक्सर आपने जो एडल्ट लोग देखे हैं, एडल्ट में कुछ युवा ऐसे रहते हैं जो अपनी हाइट और वेट में ज़्यादा रहते हैं, उनके बोन्स ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि खली है ना, खली को आप सभी जानते हो, रेसलर है, पंजाब से है और अक्सर एडवर्टाइज में भी आता है। तो उनके क्या है, बोन उस तरह की बॉडी में क्या होता है, बोन एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है, एक्सट्रीमिटीज एनलार्जमेंट। तो एनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी नहीं है और अपने पास इतना समय भी नहीं है। मैं बस प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, एनलार्जमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इसमें बढ़ जाती है। दूसरा, ये केस बहुत रेयर रहते हैं, अब भारत के अंदर खली एक ही है, ठीक है, खली जैसे लोग बहुत कम हैं, तो ये केसेस क्या रहता है, बहुत रेयर रहता है। नेक्स्ट, आफ्टर इसोफाइजियल क्लोजर, ठीक है। एक्रोमेगाली कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द सिक्रीशन आफ्टर, ठीक है, बोल में पूरा रहा हूँ, लिख शॉर्ट में रहा हूँ। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द सिक्रीशन आफ्टर क्लोजर ऑफ एपिफाइसियल, ठीक है, एपिफाइसिस के क्लोजर के बाद में ये बढ़ता है, इसीलिए ये एडल्ट के अंदर अपना इफेक्ट दिखाता है।
नेक्स्ट ये मिडिल एज में होता है, अभी मैंने आपको बताया ये मिडिल एज में होता है, और स्पेशली 30 से 50 साल की एज के अंदर ये होता है। क्लियर, अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। नेक्स्ट, इट इज द क्रॉनिक मेटाबॉलिक, ये धीरे धीरे क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज तो है ही है, क्योंकि हार्मोनल एंडोक्राइनल रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन क्रॉनिक है, धीरे धीरे है। क्लियर, बहुत धीरे धीरे का मतलब कि ग्रेजुअल है ना, 30 साल से यदि स्टार्ट भी हो तो उसको धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और ये इसका ग्रोथ रेशो से बढ़ जाएगा। ठीक है, आज राजपाल यादव था और कल खली बन गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे ये अपनी एज के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, और एक्सट्रीमिटी एनलार्ज इसके अंदर स्पेशली होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द, इट इज बिकॉज ऑफ द, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन। ये पॉइंट भी हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ओवर प्रोडक्शन। क्लियर, इट इज कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हम लेते हैं कि इसके दो तरह के टाइप रहते हैं। क्लियर, तो अब दो तरह के टाइप कैसे समझे जाएं? तो इटियोलॉजी भी वही रहेगी और टाइप भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों के रीज़न अलग अलग हैं। इटियोलॉजी कहो, ठीक है, टाइप भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों टाइप्स की इटियोलॉजी अलग अलग है। इटियोलॉजी के आधार पर ही दो टाइप किए गए हैं। तो पहला टाइप तो इसमें भी आ जाता है प्राइमरी, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी। और दूसरा कॉज रहता है सेकेंडरी, प्राइमरी एक्रोमेगाली एंड सेकेंडरी एक्रोमेगाली। अब प्राइमरी मीन्स ऐसा कंडीशन जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के खुद के डिफेक्ट से हो। प्राइमरी मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के खुद की डिफेक्ट से हो, जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर मतलब, यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, पिट्यूटरी पैराथायरॉइड ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नॉन कैंसरस ट्यूमर बनना, मतलब कि बिनाइन ट्यूमर बनना है। ठीक है, नॉन कैंसरस या बिनाइन ट्यूमर बनना या एडिनोमा बनना, किसके अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडिनोमा बनना। क्लियर, एडिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। यदि इस तरह का रीजन होता है तो पिट्यूटरी की ग्लैंड की खुद की सेल क्या करेंगी? इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन गया तो ये खुद क्या करेगा? इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही बिनाइन ट्यूमर बन गया है, नॉन कैंसरस सेल बन गई है और इंक्रीज सिक्रीशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? प्राइमरी एक्रोमेगाली कॉज कर रहा है। और यदि सेकेंड में यदि अदर कोई टिश्यू जैसे कि लंग्स, पेनक्रियाज, क्लियर, और थर्ड है एड्रिनल ग्लैंड। लंग्स, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, इन तरह के ऑर्गन्स का क्या हो जाता है? यदि ट्यूमर हो जाए तो ये क्या करेंगे? ये ऑर्गन ट्यूमर के कारण से क्या रिलीज करते? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हाइपोफाइसिस से भी हो सकता है। तो इनके ट्यूमर होने से क्या हो जाएगा? ये इस तरह का हार्मोन सीक्रेट करेंगे, और ये किसको एक्टिवेट करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, और फिर क्या बन जाएगा? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह के इनडायरेक्टली स्टिमुलेशन को अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्रोमेगाली। क्लियर, सेकेंडरी हाइपर पिट्यूटरिज्म भी कह सकते हैं या सेकेंडरी एक्रोमेगाली भी कह सकते हैं। क्लियर, ओके। अब क्या होता है कि मेन कॉजेज इसके क्या हैं? तो यहाँ पे कभी कभी लीवर भी क्या करता है? इसमें रोल प्ले करता है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट करता है लीवर पे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट करता है लीवर पे। ये बन गया लीवर सर। क्लियर, लीवर को रेड में बना देते हैं। ग्रोथ हार्मोन लीवर पे इफेक्ट करता है। जैसे ही इफेक्ट करता है तो लीवर क्या सिंथेसिस करेगा? इंसुलिन
ग्रोथ फैक्टर 1 क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। और ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो लीड टू द, ये क्या रिजल्ट देगा? फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल जो भी साइन एंड सिम्टम आते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, उसके लिए ये जिम्मेदार रहता है। ठीक है, ये फिजिकल कुछ फिजिकल सिम्टम्स शो करता है जो कि हम क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे। नेक्स्ट लेते हैं आगे, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपर पिट्यूटरिज्म। क्लियर, क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपर पिट्यूटरिज्म। अब हाइपर पिट्यूटरिज्म के क्लिनिकल फीचर्स के लिए दो तरह से हमको फोकस करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हम पहले एक बार हेडिंग लिख लूँ। ठीक है, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली का क्या? क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स पे क्या फोकस करना है? आपको 2 मिनट वेट करना है, मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। यस, क्लिनिकल फीचर्स के लिए क्या फोकस करना है कि मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के सराउंडिंग में टिश्यू हैं। ठीक है, टिश्यू हैं, कोई भी टिश्यू हो सकते हैं, ब्रेन टिश्यू होंगे क्योंकि ये तो हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर सुरक्षित है। अब देखिएगा सर कि यहाँ पे 2 आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। पहला तो ये कि यदि यहाँ पे कहीं ट्यूमर बना हो, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं ट्यूमर बना हो तो ये कंडीशन बनती है कि ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रेशर डालती है और किस तरह के क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, तो उनको अपन लिखेंगे ए में। और दूसरा, यदि ट्यूमर चाहे बाहर से हो, ट्यूमर अंदर से हो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर के कारण से, ठीक है, प्रेशर के कारण से, मैं यहाँ पे प्रेशर लिख देता हूँ, ट्यूमर के प्रेशर के कारण से क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। और दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ट्यूमर होता है और ये अपने सिक्रीशन बढ़ा देता है तो ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से क्या क्या सिम्टम आते हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर? तो ए पॉइंट में वो क्लिनिकल फीचर आएंगे ड्यू टू द प्रेशर बाय द ट्यूबर, और बी पॉइंट के अंदर वो क्लिनिकल फीचर लिखेंगे जो कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से क्या क्या फीचर आ रहे हैं और ट्यूमर के प्रेशर पड़ने से क्या क्या फीचर आ रहे हैं। तो हम ए पॉइंट में लिखेंगे क्लिनिकल फीचर। ए पॉइंट में क्या लिखेंगे? सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ ट्यूमर, प्रेशर बाय ट्यूमर, प्रेशर बाय ट्यूमर, ट्यूमर के द्वारा लगाए गए प्रेशर के कारण से क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं। तो इसमें हेड के अंदर जब ट्यूमर है, क्लियर, हाइपोफाइशियल स्पेस के अंदर ट्यूमर है तो हेडेक होगा, हेडेक ट्यूमर के प्रेशर से। दूसरा, विजन लॉस, विजन लॉस हो सकता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व वहीं से गुजरती है पास में से होके। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी आल्सो डैमेज इटसेल्फ। दूसरा क्या हो सकता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लिख दिया मैंने, डैमेज इटसेल्फ, ये अपने आप को डैमेज कर सकती है। क्लियर? और थर्ड सिम्टम इसके अंदर है लो सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव है वो लो हो जाएगा। ठीक है, सेक्स ड्राइव लो हो गया। फोर्थ पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस। तो ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड पर ट्यूमर के प्रेशर के कारण से हो रहा है। ओके, दूसरा साइन एंड सिम्टम हम लिखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, एक्सट्रीमिटी बढ़ेगी, एक्सट्रीमिटी बढ़ेगी मतलब जो जितने भी एक्सट्रीमिटीज़ की बोन है वो बढ़ेगी, तो फिंगर की बोन्स भी बढ़ेंगी, तो पर्सन को रिंग टाइट का सिम्टम मिलेगा, उसकी जो रिंग है वो टाइट हो जाएगी, रिंग टाइट। ठीक, या आप ऐसा कह सकते हो कि इंक्रीज्ड रिंग साइज, रिंग साइज बढ़ती जाएगी पर्सन की, क्योंकि बोन उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही है।
इंक्रीज्ड शूज़ साइज, शूज़ फिटिंग भी उसको धीरे धीरे शूज़ टाइट लगेंगे, जूतों के नंबर बढ़ते जाएंगे, जितने नहीं बढ़ने चाहिए उतनी स्पीड से बढ़ते हैं वो, ठीक है। इसके बाद स्वेटिंग, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन के ज़्यादा होने से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है और स्वेटिंग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट थिकनिंग ऑफ द नोज, थिकनिंग ऑफ नोज बोन, नेजल बोन, जो आगे की नोज बोन है, आप बिल्कुल खली को देख लो, सारे सिम्टम्स याद आ जाएंगे। इंक्रीज्ड प्रोमिनेंस ऑफ द जॉ, ठीक है, खली का जॉ कैसा है, बड़ा है, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोमिनेंस मीन्स उभार, फेस के जितने भी उभार हैं वो बढ़ जाएंगे, जॉ का उभार भी बढ़ जाएगा, जबड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, दानवाकार, ठीक है। नेक्स्ट थिकन्ड स्किन, स्किन जो है वो थिकन हो जाएगी, ठीक, सब चीज़ें बड़ी होंगी यहाँ पे। थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन थिक हो जाएगी। और स्वेलिंग ऑफ टंग, टंग स्वेल हो जाएगी, टंग भी लार्ज दिखेगी स्वेलिंग के कारण से, टंग, ठीक है। और अर्थराइटिस, जॉइंट पेन वगैरह, और इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों को संभालने के लिए जॉइंट पे जोर ज़्यादा लगेगा, जॉइंट पे वजन ज़्यादा लगेगा, लोड ज़्यादा लगेगा, इसलिए स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू रहिए। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगाली। थैंक यू।